नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज बात करेंगे किसानों की। आज बात करेंगे सरसों पर भावांतर की। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अब ऐसे में किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि किसानों का सशक्तिकरण ही हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आधार है। किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ हैं। इस कृषक कल्याण वर्ष में हम किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब किसान खुशहाल होंगे तभी समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। किसानों को उन्नत खाद बीज मिले, खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे, उनकी फसल का उचित दाम मिले, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, इसको लेकर सरकार तमाम योजनाओं के साथ किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। फसलों पर एमएसपी से लेकर बोनस और फसलों की बीमा से लेकर किसानों के खातों में किसान कल्याण की राशि जैसी योजनाएं अन्नदाता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसान हित में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने भावांतर योजना सरसों का ऐलान किया, जिसमें किसानों से भावांतर योजना के तहत सरसों खरीदी जाएगी। योजना के लिए 23 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक सरसों का विक्रय राज्य की अनुसूचित मंडियों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल सरसों के रकबा में 28% की वृद्धि हुई है। अग्रिम अनुमान के अनुसार इसका उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन तक होने वाला है। सरकार सरसों के किसानों को भी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरसों का उपार्जन भावांतर योजना के नियत प्रावधानों और पात्रता के अनुसार हो। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उड़द की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की राशि देने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश उड़द पर बोनस राशि देने वाला पहला राज्य होगा। तो वहीं प्रदेश में चना, मसूर और तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत उपार्जन किए जाने वाले प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। सोयाबीन के समय हमने एक बड़ा निर्णय लिया और ये पूरे देश का एक आदर्श उदाहरण बना कि हमने अपने किसानों के लिए सोयाबीन में भावांतर योजना का किसानों को लाभ दिलाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना, मसूर, तुअर का उपार्जन करने का प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को भेजा है। सभी प्रकार की दलहन फसलों के लिए भी लगातार प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं किसानों के कल्याण को लेकर के हमारी सरकार एक के बाद एक इसी प्रकार के कदम उठाते हुए कृषक कल्याण वर्ष में हमारी भूमिका भी अदा कर रही है। और साथ ही साथ वर्तमान के दौर में जैसा हमने कहा कि जब हम किसानों की बिजली, पानी और उनके सब प्रकार के हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसे समय में इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से सब उठाएंगे। हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। तो किसान कल्याण के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, सरसों का भावांतर। इसको लेकर आज हम परिचर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह भदौरिया। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की शुरुआत कुलदीप जी आपसे ही करते हैं। सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है, चाहे वो खेती किसानी की हो, चाहे वो भावांतर योजना की हो या मुआवजा देने की बात हो। अब सरसों में भी भावांतर सरकार दे रही है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ऋषभ जी, निर्णय तो निश्चित रूप से अच्छा है सरकार का कि सरसों को भी उसने भावांतर के तहत चुना। अभी तक सरकार ने केवल सोयाबीन पर भावांतर दिया था और उसमें लेकिन
इसमें यही बात मुझे कहनी है कि बहुत अच्छी स्कीम है। इससे क्या है कि जो थोड़ा सा नुकसान किसानों को होता है, एमएसपी से नीचे अगर सरसों बिकती है, उसका जो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इससे हो जाएगी। लेकिन मन में कहीं थोड़ी शंकाएं भी उठती हैं। जिस तरह से सोयाबीन का भी आया था, डाटा एक आया था कि मात्र 31% किसानों ने सोयाबीन अपना बेचा है भावांतर के अंतर्गत। बाकी 69% किसान जो रहे वो सब बाजार के हवाले रहे। तो कहीं ऐसा ना हो। दूसरा हमारा जो इसमें आशंका रहती है वो व्यापारियों के लिए रहती है। सरकार ने तो बोल दिया कि आप भावांतर के तहत इसको बेचिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम सीधे मार्केट में बेचते हैं तो भाव अलग होता है, और भावांतर के अंतर्गत जब व्यापारी के पास लेकर के जाते हैं तो वो 500-700 रुपए और कम कर देता है समर्थन मूल्य का। तो इससे नुकसान ये होता है ना कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। और वैसे तो मेरा एक सुझाव है कि भावांतर स्कीम से मरहम की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो सीधे सीधे कह दे कि सरसों का जितना भी समर्थन मूल्य है उससे किसी भी मंडी में उससे नीचे बिकेगी ही नहीं सरसों। तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। यानी एमएसपी से नीचे सरसों को नहीं बिकना चाहिए। जी ऋषभ जी। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। अनिल जी का मैं रुक कर लेता हूं। अनिल जी, कुलदीप जी को सुन रहे थे आप। इससे पहले भी जब भी हमने चर्चा की है, किसानों ने एक ही बात कही है कि हमें कोई योजना मत दो, बस हमें एमएसपी का भाव दे दो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं चाहिए। सरकार लेकिन किसानों के हित में सोच रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएं दी जा रही हैं। अभी एक बड़ी घोषणा सरकार ने की है सरसों पर भावांतर की, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, घोषणाएं हम ये कह रहे हैं, कुलदीप जी ने भी यही कहा कि भाई देखिए, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी नीचे ना हो, इस बात की गारंटी दे दीजिए, बाकी खत्म हो गई बात। भावांतर की तो बात हम मांग करते ही नहीं है। भावांतर में ये तो सब देखिए उल्हाना देने वाली बात है। और मंडी को पाबंद कर दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी नीचे ना हो। जो भी ये ला रहे हैं भावांतर पर, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि बार बार यही कहानियां उठती है कि हमको मिला और हमको नहीं मिला। किसानों में ये सब चीजें इवेंट के माध्यम से मालूम पड़ता है कि इसके खाते में रह गया, उसके में नहीं आया, कहीं एफएक्यू की मात्रा में दिक्कत आ जाती, कहीं कुछ हो जाता, कहीं कुछ हो जाता है। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य खैर वो भी नहीं पुराता है। एक बार बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को चर्चा करनी चाहिए किसानों के मध्य प्रदेश के, कि वास्तव में आपको आवश्यकता किन किन चीजों की है, क्या भावांतर से आप संतुष्ट हैं या नहीं है। ये सारी बातों को किसानों को हमारे जाए बगैर संभव नहीं हो पाएगा। अगर किसान नहीं बोलेंगे और मुख्यमंत्री स्वयं ही अपने मुंह से वाहवाही करेंगे कि भावांतर योजना ठीक है और ये योजना ठीक है, तो संभव नहीं है। आज किसान की हालात क्या है क्या नहीं है, ओलावृष्टि में कितना नुकसान हुआ अभी फसल का, पहले सोयाबीन का भी नुकसान हुआ। वैसे ही किसान जो है प्राकृतिक मारों को झेलता है। ऊपर से ये बात आती है, अभी अमेरिका से जो डील हुई उसमें भी सोयाबीन को लेके मध्य प्रदेश जो है सोया प्रदेश है, लेकिन अब कहना इनका ये है कि वहां से सोया नहीं आएगा तो सोया तेल आएगा, तेल नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगी तो मक्का से बने पदार्थ आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं तो किसानों पे मार पड़नी है। तो सब चीजों को सोच समझ करके सरकार को अपनी बात रखना चाहिए और अपना पक्ष मजबूती के साथ किसानों को बुला करके रखे, तब किसान उसको मान्यता देंगे। देखिए, निजी अगर खुद भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में इकट्ठे होंगे उनकी मजबूरी है, लेकिन सही मायने में सही किसानों से अगर जमीनी स्तर पे पूछा जाए तो पार्टी कोई भी हो, तो हम यही मांग करते हैं कि आप एक बार बैठा करके हमसे पूछ तो लीजिए कि आपकी फसलों में लागत क्या आया, क्या महंगाई से आपका जो खाना पीना चल रहा है, घर परिवार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है, सरकार का आमना सामना किसानों से होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से और इवेंट के माध्यम से जानकारी मिलती है कि ये योजनाएं आई हैं। अभी उड़द की बात कर रहे हैं कि उड़द उत्पादन कीजिए, हम उस पे अलग से पैसे देंगे, बोनस देंगे। तो भाई आप इस वर्ष बोनस दे देंगे, हम उत्पादन बढ़ा देंगे, आप उस बोनस को हटा देंगे। तो कोई एक कानूनी गारंटी हो कि हाँ भाई ये भाव रहेगा, स्थिर रहेगा, इसको हम नहीं हटाएंगे। अभी गेहूं में ये बोनस देते थे, उसको 15 रुपए कर दिया, और भाव पता लगा कि भाव जो बढ़ा है तो वो हर वर्ष बढ़ता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बोनस हटाने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो ये इस प्रकार की जो सरकार की नीति है, नीति को बदले, नियम और नीति जो है
ईमानदारी से अपने किसानों के पक्ष में करेंगे तो किसान आपके दुश्मन नहीं है। आपको बैठाने वाले, आपको पद देने वाले, आपको राजगद्दी देने वाले वही किसान समाज है। और उस समाज के बारे में अगर सोचेंगे तो किसान समाज आगे भी आपको शायद वहीं पे बैठा रखे। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, भावांतर योजना तो एक मजबूरी है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो भागते भूत की लंगोटी काफी तो वही मिल जाए। अच्छा तो अनिल इस जी, प्रकार की योजना है। अनिल जी, जी। एमएसपी की लगातार जी। मांग की जाती है। अगर एमएसपी पर बात बन जाती है तो जो मूल समस्याएं किसानों की वो हल हो जाएंगी। देखिए, एमएसपी पे भी हल नहीं हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा खर्च निकालने के बाद गेहूं का, फसल का, सबका मूल्य, आप देखिए खेती के बारे में सभी जानते हैं। शिवराज जी भी आए थे, उन्हें भी मालूम है, मोहन यादव जी को भी मालूम है, हम लोग को संगठन वालों को भी मालूम है। किसानों को बुला लीजिए कि भाई एक्चुअल खर्च क्या आता है। देखिए, अगर किसान झूठ साच बोलता है तो आप निकाल लीजिए। आपके पास बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं कि एक किसान का 1 कुंटल बोरा उगाने में या 1 एकड़ में कितना खर्च बैठ रहा और उसको लागत के हिसाब से कितना मूल्य फसल का मिलना चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग की एक कमेटी है गठित, उसमें इस प्रकार के खर्च वगैरह भी, देखिए हम भी नौकरी पैसा तो नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमारी तनख्वाह नॉमिनल कम से कम कुछ तो निकले कि हमारा पेट पालन हो सके। कारण यही है कि जितना हम उत्पादन करते हैं उतना ही घाटा खाते हैं, क्योंकि फसल भाव से बिकती नहीं है। वो अंदर किसान, आप देखिए ना, आजादी के बाद से पहनावे में, खाने पीने में, वो सब में किसान जो है उसको सरकार को दर्शाना पड़ता है कि मजबूर है किसान। तो आप दिखाई रहे हैं, तो ऐसा एक बार प्रयास कर लीजिए, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर कि भाई किसानों की एक बार समस्या का समाधान हो जाए। तो बार बार ये जो आप कभी बोनस लाते हैं, भाव अंतर लाते हैं और आप सब्सिडी लाते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है भाई? कहीं ना कहीं हम आप हमको मजबूर समझ रहे हैं, मजबूर हैं, इसके कारण ये योजनाएं बार बार हमको दे रहे हैं। आपने कभी कर्मचारियों को इतनी योजना देते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए घर पर परिवार को चलाने के लिए वो मिल रही है। उद्योगपति व्यापारियों की कभी बात ही कोई उनको योजनाएं नहीं दी जाती है, क्योंकि उनकी कमाई इतनी ज्यादा है कि उनको आवश्यकता नहीं। और जिसको आवश्यकता है उससे तो पूछो कि तुम्हें जरूरत क्या है। सिर्फ ये दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। हमको अगर बैठ करके एक बार अगर चर्चा कर ली जाए कि भाई आपको आवश्यकता किस चीज की है, आपको देने की आवश्यकता नहीं, हमसे भी तो पूछिए कि आप खाओगे क्या, भूख लगी है या नहीं लगी है। या ये हमारे लिए जो योजनाएं आती है वो जहर का काम करती है। किसान इसके कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखिए, योजनाएं अगर ठीक होती तो किसान सड़कों पे नहीं होता, किसान आत्महत्या नहीं करता। आप उज्जैन का ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, पहले भी बोला हूं, वहां पे आत्महत्याएं की। तो ये पॉइजन का काम करती है योजनाएं। और जो भी सब्सिडी है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये बताइए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मूल्य स्वयं बाहर का आदमी तय करता। हम किराने की दुकान पे जाएं, अगर कुछ भी मांगेगा, हमारा मन का अगर दे दे वो, तो हम भी छोड़ देते हैं कि सरकार चलाए। लेकिन आज एक एक सामान कहीं से कुछ उठा लीजिए, नमक, माचिस की डिब्बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सामान, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या कि बिना खर्च निकालने के कोई मूल्य के बगैर बेच रहा हो। लेकिन हमारी मजबूरी देखिए, व्यापारी लूट रहा था मंडियों के अंदर, लेकिन कोई ध्यान नहीं। उनको मालूम होना चाहिए। अभी आलू को लेकर के उज्जैन में प्रदर्शन चल रहे हैं, अभी प्याज को लेके प्रदर्शन चलते, कभी टमाटर को लेके प्रदर्शन चलते। तो हम भी देखिए, रोज रोज घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है किसानों का भी। उनको भी घर इतना पैसा नहीं कि वो डीजल जलाकर पूड़ी खाने आ जाए। मांग वही पुरानी, एमएसपी लागू हो, एमएसपी पर मूल्य हमें दिया जाए। रमेश जी का मैं रुक कर लेता हूं। रमेश जी, अनिल जी को भी आपने सुना, कुलदीप जी को भी आपने सुना। कई किसान एमएसपी की मांग करते हैं, कई बार स्वामीनाथन आयोग की मांग की जाती है, लेकिन सरकार एमएसपी के अलावा भावांतर का लाभ देना चाहती है। वजह क्या है कि किसान लगातार मांग करता है एमएसपी की, सरकार भावांतर की योजना देती है, सरकार मुआवजा देती है, सरकार सब्सिडी देती है, एमएसपी नहीं देती। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो सैद्धांतिक रूप से ये जो भावांतर योजना सरकार की है मैं इस योजना को किसानों के हित में मानता हूं। उसका कारण ये है कि किसान जब मंडी में जाता है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, कई बार दाना छोटा होता है या उसकी चमक कम होती है, तो उसको उसके अनुसार भाव नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये भावांतर योजना जो है रद्द
कल्याणकारी योजना है जिसको किसी कारण से उसकी समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता, तो मैं समझता हूं मेरी दृष्टि से ये योजना बहुत अच्छी है और ये किसानों के हित की योजना है। अब दूसरी बात आती है, कई बार नीति और सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीति और सिद्धांत का अनुचित लाभ उठाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भावांतर योजना का लाभ कई बार व्यापारी और किसान को जानबूझ करके एमएसपी से कम दे करके ताकि भावांतर का लाभ मिले और उसको व्यापारी को ज्यादा लाभ मिलता है। तो चूंकि व्यापारी एक प्रकार से संगठित होता है और जो लोग भी संगठित रहते हैं वो अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं से लाभ कमा लेते हैं, व्यापारी उसमें लाभ कमा लेता है। मैं समझता हूं किसान को इस समय जो दो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या उसकी यह है कि जैसे ही मंडी में माल जाता है, ट्रालियों की संख्या ज्यादा हुई तो जानबूझ करके खरीदी को थोड़ा सा लेट कर दिया जाता है। तो उस आधार पर किसान फिर घबराता है, वो फिर कम दाम पर भी बेच करके चला जाता है और उसको लगता है कि चलो अपन भावांतर में ले लेंगे। तो सरकार को दो चीजों पर थोड़ी सी इसमें सख्ती करनी चाहिए। किसान के समर्थन में, किसान के हित में सरकार जो निर्णय ले रही है वो बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है, इसके प्रति सरकार का आभार होना चाहिए। जिन दो चीजों पर सरकार को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, एक तो समय पर खाद मिल जाए किसान को, क्योंकि खाद समय पर ना मिलने से बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं और कई गुना दाम उसमें ज्यादा देना पड़ता है। और दूसरा, जब ट्रालियों की मंडी में भाव होती है तो वो जो अभी कुलदीप जी ने जो कहा कि एमएसपी पर ही खरीदी होना चाहिए, इस पर सख्ती होकर एमएसपी से कम किसान को दाम ना मिले। सरकार अगर इन दो चीज पर नियंत्रण कर लेगी, व्यापारी पर यह नियंत्रण कर लेगी कि कुछ भी हो, या फिर मंडियों की संख्या बढ़ाए, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाए, कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं कुछ रास्ता, अगर हम बाय द वे सिंचाई योजनाएं बढ़ रही हैं, किसानों को अन्य लाभ मिल रहा है, फसल का उत्पादन अगर बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से अब मध्य प्रदेश फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती होने लगी है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब मटेरियल ज्यादा, फसल ज्यादा हो रही है तो उसकी खरीदी केंद्रों पर बढ़ना चाहिए। वो सरकार को एक बहुत अपनी चिंता करनी चाहिए। दो चीज कर लेगी तो मैं समझता हूँ किसानों की ज्यादातर समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी सैद्धांतिक रूप से ये जो भावांतर योजना है ये बहुत अच्छी योजना है। जी रमेश जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि एमएसपी क्यों नहीं तय कर देती सरकार, कहां समस्या जाती है सरकार को, कहां अड़चन जाती है कि एमएसपी का भाव तय नहीं होता? नहीं, एमएसपी का भाव तो तय होता है, एमएसपी का भाव तय होता है, उसी आधार पर तो खरीदी होती है और उसी पर ये भावांतर योजना लागू होती है। ये ठीक है कि सारी की सारी फसलों पर एमएसपी लागू नहीं होती, ये सारे किसानों को एमएसपी का अनुदान नहीं मिलता। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। यहाँ जो स्वामीनाथन कमेटी की जो बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से स्वामीनाथन कमेटी ने कहीं ना कहीं गेहूं के समर्थन मूल्य की शायद 3,500 के आसपास उन्होंने बात की थी। तो स्वाभाविक रूप से किसान के रेट कहीं ना कहीं फसल के उसमें बढ़ने चाहिए, एक बात हुई। दूसरी कोशिश, किसान को खुद को ये बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रासायनिक खाद आती है और कीटनाशक आते हैं, तो रासायनिक खाद और कीटनाशक से उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं खाद जो है लोकल के स्तर पर, जो जैविक खाद का जो चल रहा है, तो एक समय हुआ करता था भारत में जब पशुपालन बहुत होता था, तो पशुपालन का जो अतिरिक्त लाभ दूध वगैरह का या जो और चीजों का लाभ मिलता था वो तो अपना छोड़ दीजिए, बाकी पशुपालन से जो उसकी गोबर से, गौमूत्र से, पशुओं के और बैलों के अन्य मूत्रों से, उनके और सबसे वो जो खाद बनता था उससे किसान की लागत नियंत्रित होती थी। तो किसानों को भी यहाँ जागृत होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये स्थिति बने कि गांव में जितनी हमको खाद की जरूरत पड़ती, जैविक खाद हमारे गांव में पैदा हो। मान लीजिए एक गांव में अगर समस्या आ रही है तो 4 से 8 गांव का एक समूह बना लिया जाए। मैं समझता हूं इसमें थोड़ी सी ग्रामीण जागृति की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मैं समझता हूं अगर ये ग्रामीण जागृति आ गई तो किसानों का अपने आप उन्नत होना कोई स्वाभाविक रूप से कोई उसको रोक नहीं सकता। जी ठीक है कुलदीप जी, जैसे कि रमेश जी बोल रहे थे, किसानों को अगर कहीं ना कहीं अमाउंट मैनेज करना है तो जैविक खेती की तरफ भी ध्यान देना होगा। क्या जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ने से ये जो एमएसपी की समस्या है, जो दाम की समस्या है, वो हल हो सकती है? नहीं, जैविक खेती एक अलग विषय है ऋषभ जी, और एमएसपी एक अलग विषय है।
दोनों ही अपने आप में अलग विषय हैं, इनकी एक दूसरे से तुलना ही नहीं की जा सकती है। ये बात सही है। रमेश जी कि मैं साइकिल बता सम्मानित रहे थे कि पत्रकार जो बंधु के- किसान खेती करते थे और पशुपालन भी करते थे और उनका जो अवशेष निकलता था उससे जो जैविक खेती बनती थी, तो कहीं ना कहीं जो रासायनिक खादों में खर्चा होता था, जो जैविक खादों में खर्चा होता था, रसायनों में खर्चा होता था, उर्वरक में खर्चा होता था, वो कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। नहीं, मैं अपने सम्मानित पत्रकार बंधु की बात से सहमत हूं कि जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से किसान की लागत घटेगी इससे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी बात से पूरे 100% सहमत हूं। लेकिन एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उसकी तो कानूनी गारंटी मिलनी ही चाहिए। दूसरी, मैं प्राकृतिक कृषि के ऊपर आता हूं कि भारतीय किसान संघ लगातार प्राकृतिक कृषि के ऊपर कार्य करता रहा और इसमें मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक कृषि का रकबा बढ़ा है, उसमें मध्य प्रदेश के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है ऋषभ जी। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक कृषि हमारी मांग रही है, क्योंकि हम तो एक ही बात शुरुआत से कहते रहे हैं कि जहर मुक्त खेती, कर्ज मुक्त किसान। लेकिन जब एमएसपी हमें मिलेगी, उससे बढ़ा हुआ भाव हमें मिलेगा, तो हमारा किसान कर्ज मुक्त होगा। और जहर मुक्त खेती जब हो जाएगी, प्राकृतिक कृषि, तो आज जितने कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, अन्य रोग बढ़ रहे हैं, इनसे स्वास्थ्य लाभ होगा। देश का किसान, देश का नागरिक वो स्वस्थ बनेगा और स्वाभाविक है कि स्वस्थ बनेगा तो उसके अन्य खर्चे भी घटेंगे। तो किसान संघ तो प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि की बात निरंतर करता रहा है और करता रहेगा। और अगर सरकारों ने किसान संघ का सहयोग किया होता तो ऋषभ जी, आज जो लगभग 17 लाख हेक्टेयर खेती यहाँ पर प्राकृतिक कृषि के रूप में हो रही है मध्य प्रदेश में, उसका रकबा कम से कम 30 लाख हेक्टेयर होने वाला था मध्य प्रदेश में। लेकिन सरकारों की तरफ से हमें किसी तरह का कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला। जो कुछ भी है, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, बड़े प्राकृतिक कृषि से हम जैविक फसल पैदा करने के तैयार है, लेकिन हमें भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में तो थोड़ा सा मार्केट मिल जाता है। लेकिन छोटे शहरों में किसान कहां जाता है, थोड़ा थोड़ा उत्पादन करता है, उसके पास बहुत ज्यादा उत्पादन करने के लिए जमीन ही नहीं है। जब थोड़ा उत्पादन करता है तो बेचने कहां जाएगा, अपने आसपास बेचेगा। मालूम पड़ा छोटा शहर है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, खंडवा है, खरगोन है, यहाँ के किसान को प्राकृतिक फसल जो पैदा होती है ना, उसका कहीं बाजार ही नहीं मिलता, उसका मूल्य ही पर्याप्त नहीं मिलता है। कुछ मूल्य अतिरिक्त तो मिलना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा प्राकृतिक कृषि करने से फसल भी का उत्पादन भी प्रभावित होता है, तो उसको लागत नहीं निकलती है उसकी, इसलिए परेशान हो जाता है तो वो। जैविक और खेती में अंततः अगर जाकर सरकार की किसान तरफ हो से जाता है। किसानों को प्रोत्साहन राशि मिले तो किसान इस ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें निरंतरता रहना चाहिए। जैसे अनिल जी अभी कह रहे थे कि एक गारंटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 600 रुपए उड़द के लिए इस साल तो दे रहे हैं, अगले साल मालूम पड़ा गायब हो गया। जैसे गेहूं के विषय में हुआ कि पिछली साल कुछ बोनस दिया, इस साल बोनस घट करके वो 15 रुपए रह गया। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जब तक एक कृषि के विषय में बैठ करके सारे संगठनों के साथ में बैठ करके एक व्यापक रणनीति, कम से कम 25 से 30 वर्ष के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जब वो रणनीति एक अच्छी से बन जाएगी और फिर उस पर क्रियान्वयन, एक महत्वपूर्ण शब्द में बात कह दूं ना, योजनाएं ऊपर से बन करके आती, योजनाएं बहुत अच्छी लगती है ना। अभी पत्रकार बंधु ने हमारे कहा कि भावांतर बहुत अच्छी स्कीम है, हम भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। घाटा हो रहा है किसान को, कुछ मरहम तो उसको मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा आता है कि जो नीचे क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां इतनी खराब परेशानियां पैदा करती हैं कि कुछ कहिए मत। किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता है, बीच के लोग उसका पूरा फायदा हड़प जाते हैं ना। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। किसी भी योजना के लिए पर्याप्त राज्य शासन की ओर से बजट आना चाहिए और नीचे किसका फायदा किसको मिल रहा है, वो पात्र है कि नहीं है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर जब तक सरकार पर्याप्त शिकंजा नहीं कसेगी, तब तक किसानों को इन योजनाओं का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के मॉनिटरिंग भी इन योजनाओं को लेकर होना चाहिए। अनिल जी, कुलदीप जी को आप सुन रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, अब समय ज्यादा नहीं बचा मेरे पास। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैविक खेती की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं किसान तो सरकार को प्रोत्साहन राशि भी देना चाहिए, इसलिए जैविक खेती की तरफ किसान आगे बढ़ेगा, बहुत सारे खर्चों में मैनेज हो जाएगा। जी जी, देखिए जैविक करने को हम तैयार हैं। हम खुद ही घर के लोग पाइजन खा रहे हैं, हमें मालूम है कि यूरिया डीएपी देना और पेस्टिसाइड देना कितना नुकसान करता है। लेकिन जैसे ही हम जैविक की तरफ जाएंगे तो हमारी जो फसल की आवक है, उत्पादन है, वो आधे से कम रह जाएगा। ये थे हमारे कुलदीप जी बोल रहे हैं कि मार्केट मिलेगा क्या।
जैविक का हमें पता लगा, अभी तो किसान आत्महत्या कर रहा है, अभी भाव को तरस रहा, फिर पता लगा उल्टा हमारा ये चलने लगेगा कि किसान और मोहताज हो जाएगा भाव को लेकर के, फिर और धरना प्रदर्शन बढ़ेंगे। तो हमने देखिए पेस्टिसाइड यूज करना हमारी मजबूरी रही, क्योंकि हरित क्रांति की जब बात हुई थी, उत्पादन बढ़ाना किसानों को, ये सब सरकार का ही खिलौना है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए ये सब उपयोग करने की चीजें दी है। और दूसरी तरफ अगर जाना है तो सरकार को साथ देना पड़ेगा, सरकार किसानों के साथ आएगी। और जैसे अभी रोड, पानी, बिजली के लिए वास्तव में 30-35 साल आगे का सोचा जाता है, वैसे ही किसानों के बारे में भी सोचा है कि उनका अगला भविष्य क्या होगा, आगे फसलों का क्या होगा। तो एक धारा में लेके जब तक किसानों को नहीं लाया जाएगा, शहरी वर्ग के उसमें हम 100 वर्ग पीछे चलते हैं अगर देखा जाए तो। शहर की धारा से जोड़ा जाए, महंगाई की धारा से जोड़ा जाए, किसानों को कहीं ना कहीं आपका सहयोग अगर सरकार का प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन ही हमारी मजबूरी है, सरकार के खिलाफ बोलना ही हमारी वो हर चीज का विरोध नहीं है, लेकिन जिस चीज की मांग है तो वो तो सरकार के सामने रखनी होगी, यही किसान कह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रमेश जी आपका भी शुक्रिया परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सरकार की योजनाओं की। सरकार अब सरसों पर भी भावांतर दे रही है। कहीं ना कहीं सरसों के जो किसान हैं उनमें खुशी की लहर है, लेकिन एक मांग भी है एमएसपी की। अब सरकार भावांतर तो दे रही है, इसका लाभ सीधे किसानों के खाते तक पहुंच जाएगा, जिससे किसान कहीं ना कहीं खुश हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।